एक ही विषय पढ़ाएंगे आज, पॉलिटी पढ़ाए या इकोनॉमी पढ़ाए? क्या पढ़ाए? पॉलिटी ही पढ़ा दीजिए। पॉलिटी ही कराए? लो, हम इकोनॉमी के मूड सर से आप आए थे। तो पढ़ा दीजिए सर। इकोनॉमी ही? जी सर। इकोनॉमी ही लेते हैं आज, ठीक है। पॉलिटी कल से पढ़ना। एक्चुअली आज एक ही क्लास हम लेने के मूड में है, तबीयत खराब है तो इसलिए आज ना इकोनॉमी करते हैं। और इकोनॉमी हम लोगों को धीरे धीरे पढ़ना है, क्योंकि ये वो विषय है जिससे दिल लगा लो तो बहुत इंटरेस्टेड है, और अगर दिल ना लग पाया इससे तो फिर इससे बोरिंग सब्जेक्ट दुनिया में कोई नहीं है। इकोनॉमी एक ऐसा विषय है, तो इनको आराम से पढ़ने की जरूरत है। यदि ये सोचोगे कि हम किन्हीं का नोट्स रट करके या फिर कोई एक बुक पढ़ करके हम इकोनॉमी को में पारंगत हो जाए या इकोनॉमी समझने लगे, तो वो बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमी में जो नोट्स के चक्कर में पड़ा, नोट्स के पीछे भागा, तो उसको सबसे पहले ये विषय बोरिंग लगेगा, ये बता दे रहे। इकोनॉमी में और यही चीज पॉलिटी का ही है। पॉलिटी और इकोनॉमी, जैसे बिहार में कहते हैं ना साधु भाई, बस वही है दोनों सब्जेक्ट का, नेचर सेम है। जो इनका नोट्स के चक्कर में पड़ा उसको ये विषय हमेशा बोरिंग लगेगा, और जो इनको इनके साथ होता है ना जुड़ने का कोशिश किया, इनके भाव के साथ कनेक्ट होने का कोशिश किया, दिल लगाया, तो इससे इंटरेस्टेड विषय दुनिया में और कोई नहीं है। तो इसलिए इकोनॉमी और पॉलिटी, जो पॉलिटी है वो हम लोगों को ज्यादा फास्ट नहीं खींचना। यही वजह है कि जो पॉलिटी का क्लास चला रहे हैं तो उसमें कुछ स्टूडेंट को बोल भी रहे कि सर 30 मिनट 35 मिनट, तो पहले वो जो 30-35 मिनट का क्लास है उसी को अच्छे से कवर कर ले, समझ ले। तो उसको समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए कम से कम 2 बार तो जरूर देखना होगा। तो इसीलिए इनको धीरे धीरे चलेंगे, इकोनॉमी और पॉलिटी हम लोग धीरे धीरे लेके चलेंगे, और इनके साथ ही फिर अदर सब्जेक्ट, हिस्ट्री साइंस, वो धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। इसी वजह से भी शुरुआत में थोड़ा धीमा रख रहे हैं। तो इकोनॉमी सबसे पहले हम लोग चलेंगे, समझेंगे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ये दोनों अलग अलग है, दोनों का कोई संबंध नहीं है भी नहीं भी। सिविल सर्विस में इसके पीछे हम लोगों को नहीं जाना है। जो सिविल सर्विस में जो जीएस होता है, जो ऑप्शनल लिया है उनको तो पढ़ना है, लेकिन जो जीएस पेपर है, जीएस पेपर में हम लोगों को इस पे चर्चा करना है। ये इकोनॉमी इंडिया का प्लस वर्ल्ड का, हम लोगों को इसी के पीछे जाना है, इसके पीछे नहीं जाना है। ये क्या थ्योरी है, ये कह सकते हैं ये क्या है, ये थ्योरी का संकलन है, ये थ्योरी पार्ट है। और थ्योरी का ही जो प्रैक्टिकल पार्ट है, थ्योरी का जो प्रैक्टिकल अध्ययन है, व्यवहारिक रूप से जो थ्योरी को जो हम लोग व्यवहारिक रूप से जिस प्रकार से जिन व्यवहारिक तरीकों से अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं, उनको जो प्रैक्टिकली जो हम लोग इस थ्योरी को जो अपने लाइफ में जो अप्लाई करते हैं, वही है इकोनॉमी। वही क्या है, इकोनॉमी। तो सबसे पहले समझते हैं अर्थशास्त्र क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इसमें समझने की जरूरत है। हम लोग थोड़ा सा चलते प्राचीन काल में, वो काल जो शायद कभी हम लोग जिए होंगे, याद नहीं है, किताबों के माध्यम से महसूस कर रहे हैं कि कभी हम लोग क्या करते थे, हम ह्यूमन जो है हंटिंग करके जीते थे। हम लोग क्या करते थे, हंटिंग।
यानी शिकार करते थे। हम लोग शिकार करते थे, शिकार करके ही अपना भोजन प्राप्त करते थे, खाते थे, पीते थे, जैसे भी हो। उसके बाद एक जगह नहीं रहते थे। कभी क्या हुआ कि यहाँ है इस पैलेस में, फिर यहाँ पर जितने भी है पेड़ पौधे जो भी फल उल है प्राप्त किए, खत्म हो गया। तो ऐसा करो, चलो अब दूसरा जगह, फिर निकल पड़े ढूंढते हुए। फिर ये दूसरा जगह है, यहाँ भी कर लिए, फिर तीसरा जगह, फिर यहाँ भी कर लिए, फिर चौथा जगह, ठीक है। फिर यहाँ भी हो गया, फिर यहाँ आ गए वापस। दुनिया गोल है, शायद उसी दिन ये कहावत बना होगा, दुनिया गोल है। वापस आ गए। जब हम लोग वापस आए तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ जो हम लोग फल उल खा के समाप्त कर दिए थे, उन पेड़ों में वापस फल आ गए, वही फूल आ गए। जानवरों की संख्या जो घट गई थी फिर रिप्रोडक्शन से बढ़ गए। सब कुछ देख रहे वही है। तो क्या हुआ, ब्रेन काम किया थोड़ा सा कि ये जो पेड़ पौधे हैं इनको हम लोग चाहे तो जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं है, हम लोग ही लगा लगा करके इससे उत्पादन कर सकते हैं। तो उस समय इकोनॉमी का जो है ये समझ में आया, उत्पादन उपभोग, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट को निकालना, प्रोडक्शन हो गया, इसको रिड्यूस करना। अब ये समझ में आने लगा कि हम लोगों को जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं है, यहाँ वहां कहीं नहीं जाना है। हम लोग जो उपभोग कर रहे हैं उसका उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, मनुष्य अब स्थिर हो गया। जनपद, वहीं से फिर क्या हुआ, जनपद का निर्माण हुआ, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना है। मनुष्य अब क्या हो चुका है, स्थिर हो गया। अब एक जगह पे हम लोग स्थिर हो गए। यहाँ पर क्या हुआ, एक समूह रहने लगा, यहाँ एक समूह रहने लगा। अब उत्पादन हो गया है जितना, अब पता चल रहा है जो हमारा उपभोग है उसके अकॉर्डिंग उत्पादन नहीं हो पा रहा है, या फिर हमारे पास, इनके पास क्या हो रहा है कि इनके पास जितना उपभोग है प्लस में हो रहा है, इस बेचारे के साथ माइनस में हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, तो सबसे बड़ा चीज क्या हुआ कि इसको कम, इसके पास ज्यादा किसी चीज का, या फिर ऐसा भी हो गया कि पता चला कि धान बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया, गेहूं बहुत कम हो गया, यानी धान इतना ज्यादा हो गया कि अब उतना खा ही नहीं पा रहे हैं, गेहूं जितना हमारी जरूरत है उससे कम हुआ। प्लस जो उत्पादन हो भी रहा है तो वो सही लोगों, अब उत्पादन तो हो गया लेकिन लोगों तक सही तरीके से पहुंच नहीं रहा, किसी का परिवार ज्यादा है, किसी का परिवार कम है, कुछ भी है। तो अब इसके लिए फिर एक नया पैटर्न क्या आया, वितरण, डिस्ट्रीब्यूटिंग, कि सिर्फ उत्पादन उपभोग से ही के बाद तब जरूरत क्या फील हुआ, जब आबादियां बढ़ गई, धीरे धीरे क्या हुआ, आबादी बढ़ी। तो जब आबादी बढ़ी तो अब तरीके, जैसे मान के चलिए कि कभी एक घर में ही कम लोग हैं और कुछ मिठाई वगैरह ज्यादा है, कोई मतलब नहीं, जिसको जितना खाना है खा, कमी थोड़ी ना है। लेकिन जब अचानक उसी घर में गेस्ट आ गए, 8-10 लोग आ गए, अब क्या होता है, अब तरीके से बांटा जाता है। अब बांटने का एक तरीका आ गया ना, नहीं अब लोग ज्यादा है, किस तरीके से करें, 2 प्रकार का मिठाई है, लोग ज्यादा है, इसको ये वाला मिठाई पसंद है, ये वाला मिठाई इसको दे दो, ये वाला मिठाई इसको दे दो। किसी को मिठाई पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको नमकीन थोड़ा ज्यादा दे दो, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब धीरे धीरे जब समूह में आबादी बढ़ी तो उत्पादन उपभोग के साथ एक नया टर्म्स फिर इकोनॉमी का क्रिएट हुआ, उसको कहते हैं वितरण, उत्पादन वितरण, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब क्या हुआ, जहां तक हो गया, अब और ज्यादा समूह बने, आबादी बढ़ी, अब समूह भी बहुत ज्यादा बन गया। अब ऐसा भी होने लगा, इनके पास मान के चलिए कि धान ज्यादा हो गया इस समूह के पास, यानी इनकी आबाद, इनका जरूरत है 10 kg का, हो गया 20 kg।
ये बेचारे का 10 केजी का जरूरत है, हो गया धान 5 केजी धान। इधर क्या हुआ गेहूं का, इनके जरूरत है 10 केजी, इसको हो गया 20 केजी। इसको क्या हुआ, इसको जरूरत था 10 केजी का, लेकिन इनको हो गया 5 केजी। यहीं से कंसेप्ट आया मार्केटिंग। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, अब इसके पास भी ज्यादा हो गया, कुछ दिनों इसके पास भी गेहूं ज्यादा हो गया है, इसके पास भी धान ज्यादा हो गया। अब ये कह रहा है कि आप हमसे गेहूं, ये भी कह रहा है, ये दोनों भी कि आप हमसे गेहूं खरीदिए, ये दोनों इससे कह रहा है धान खरीदिए। और चूंकि दोनों के पास बहुत ज्यादा है, बेचना तो है ही, तो ऐसे में क्या होगा, यहीं पर आया कि भाई हमारा क्वालिटी बेटर है, हमारा क्वालिटी बेटर है। धीरे धीरे क्या हुआ, मार्केटिंग में भी नए नए चीज आए, विज्ञापन। यानी इकोनॉमी क्या है कि एक लाइफ सब्जेक्ट है, कह सकते जीवंत विषय। ये समय के साथ इसका नेचर बदल रहा है। जैसे जैसे समय बदला, लोगों की सोच बदली, लोगों की डेमोग्राफी बदली, जो लोगों का मेंटलिटी बदलती है, वैसे वैसे इस विषय का क्या होता है, ये भी अपना नेचर बदल देता है। हिस्ट्री जैसा था आज भी वैसा है, ज्योग्राफी भी जैसा था वैसा है, वो नेचर से जुड़ा हुआ है, उसमें आप कुछ नहीं। लेकिन इकोनॉमी क्या है, ये प्रैक्टिकली विषय है। ये इकोनॉमी और पॉलिटी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जैसे जैसे लोगों का सोच, जीने का तरीका, लोग, पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, ये सब पर ये डिपेंड करता है, ये बदलेगा, इस सब्जेक्ट का भी नेचर क्या होता है, स्वतः बदल जाते हैं। अब जैसे वैदिक काल में, उस समय का राजनीतिक व्यवस्था कुछ और था। उत्तर वैदिक काल में उसका राजनीतिक व्यवस्था कुछ और था। मौर्यकालीन कुछ और था, गुप्त काल में कुछ और था, मध्यकाल में राजनीतिक व्यवस्था कुछ और था। आधुनिक भारत में अगर ब्रिटिश काल लिया जाए, उसमें भी कुछ और था। कंपनी शासन में कुछ और व्यवस्था थी, कंपनी शासन के बाद व्यवस्था फिर बदली। आजादी के बाद हम लोगों का 56 तक कुछ और रहा, 92 तक फिर कुछ और रहा, 92 से लेकर के फिर जो है 99 तक का स्थिति कुछ और था। फिर उसके बाद 2000, कह सकते हैं कि अभी जो 21वीं सदी का जो ये वाला जो दशक आया, 2020 के बाद वाला दशक, अब कुछ और स्थिति बन रही है। अब भारतीय इकोनॉमी का कुछ और स्थिति बन रही है। इसमें कुछ लोग हो सकते हैं कि नहीं गवर्नमेंट से जोड़ ले, कि नहीं गवर्नमेंट की, तो ये गवर्नमेंट की बात नहीं, ये जो स्थिति है उसकी बात कर रहा हूँ कि अब कुछ और स्थिति है। तो कहने जैसे जैसे, और हो सकता है कि 10 साल के बाद इंडियन इकोनॉमी कुछ और दिखने को मिले। अब आज से 20 साल पहले वर्ल्ड इकोनॉमी में चाइना का कोई चर्चा नहीं था, आज चाइना ही चाइना चर्चा में रहता है। आज अमेरिका सिरमौर पर है, कभी ब्रिटेन था, कभी हम भारत, गुप्त काल में भारत था अर्थव्यवस्था के सिरमौर में, मुगल काल तक भी रहा। फिर जो है अंग्रेज हुए, फिर उसके बाद अमेरिका हुआ, चाइना उसको पछाड़ने का कोशिश कर रहा है, भारत भी उसमें लगा हुआ है, हालांकि बहुत दूर है। तो कहने का अर्थ होता है कि इकोनॉमी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जरूरी नहीं है कि आज जैसा इसका नेचर हो तो 10 साल के बाद वैसा रहेगा, 20 साल बाद वैसा, ये बदलता रहेगा। तो अब हम लोग ये समझ गए कि अर्थशास्त्र का परिभाषा इसे समझ गए कि भाई तो अर्थशास्त्र क्या है, ये एक सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का अर्थशास्त्र क्या है, एक सोशल साइंस का ये सब्जेक्ट है। अर्थशास्त्र सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है। और इसमें क्या होता है, यानी कि सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस से मतलब है सामाजिक विज्ञान, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, वस्तु और सेवा, वस्तु प्लस सेवा, सर्विस का भी। अब जैसे हम लोग जो दे रहे हैं वो सेवा ही दे रहे हैं ना, हम लोग जो आपको एजुकेशन दिया जा रहा है ये सर्विस सेक्टर के लिए है, ठीक है ना। ये वस्तु प्लस सेवा, ठीक है, वस्तु प्लस सेवा के उत्पादन
प्रोडक्शन उपभोग, ठीक है, उत्पादन, उपभोग, वितरण, वितरण, विनिमय, मार्केटिंग, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग, इन सब का क्या होता है, इसमें अध्ययन किया जाता है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? वर्तमान समय में अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को, ठीक है। एडम स्मिथ को पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी पिता कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र नहीं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी जनक, देखिए अर्थशास्त्र का भी जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। यही अपना एक बुक लिखा है, कौन? द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1776 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें इन्होंने ही ये पैरवी किया था, बाजार को क्या कर देना चाहिए? खुला छोड़ देना चाहिए। इसलिए इनको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पिता कहा जाता है, जनक। इन्होंने ही ये पैरवी दिया था कि बाजार को खुला छोड़ देना चाहिए। ये वो दौर था जबकि ब्रिटेन में, ये असल में ब्रिटेन के ही है, स्कॉटलैंड के, ये वो दौर था जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी, और औद्योगिक क्रांति हुई थी जिसकी वजह से वहां वस्तुओं का उत्पादन तेजी से हुआ। तो इसमें ये अपना एक थ्योरी दिए कि बाजार को क्या करना चाहिए? बाजार को खुला छोड़ देना चाहिए। बाजार को आप ओपन छोड़ दीजिए, इससे क्या होगा? इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। ये इसका था। इसके बाद जो दूसरा था, दूसरा जो थ्योरी दिया था, इसमें एक और थ्योरी है कार्ल मार्क्स का। दूसरा थ्योरी किसका है? वो है कार्ल मार्क्स। ये किसके जनक, कौन से अर्थव्यवस्था के जनक है? ये है समाजवादी अर्थव्यवस्था। 1858 में इसका ये प्रतिपादन किए थे, ये कंसेप्ट दिए थे, सामाजिक अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो ये इनके बारे में, ये दो अर्थव्यवस्था के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग समझते हैं अर्थशास्त्र। समझ गए? आवाज जा रही है ना सुधा सही से? स्क्रीन दोनों क्या बोले? अभी रुक गई थी शायद, तो मेरा ही नेटवर्क प्रॉब्लम था शायद। अच्छा ठीक है। अभी तो क्लियर है। ठीक है, अर्थशास्त्र समझ गए, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सोशल साइंस की वह शाखा जिसमें वस्तु और सेवा, ध्यान रखिएगा, वस्तु प्लस सेवा, वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय का क्या किया जाता है इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसके फादर किसको माने जाते हैं अर्थशास्त्र का? एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी फादर माना जाता है। इन्होंने ही कौन सी पुस्तक लिखे थे एडम स्मिथ ने? द वेल्थ ऑफ नेशन। कब? 1776 में। ये क्वेश्चन पीटी में अक्सर आता है, याद रखना है, 1776 में। और इन्होंने किस बात का, इस पुस्तक में किस बात का जोर दिया था कि बाजार को ओपन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो दौर ब्रिटिश, वो औद्योगिक क्रांति हुई थी, वो समय था जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी, और बाजार उस समय एक अलग नए जोश में था। तो एडम स्मिथ ने कहा था कि बाजार को ओपन छोड़ दीजिए ताकि ये बिजनेस को अच्छे से बढ़ा सके। इससे पहले जो था बाजार पे नियंत्रण शासकों का बहुत ज्यादा होता था, तो इसने पैरवी किया था। ठीक है। उसके बाद समाज अर्थव्यवस्था का आगे चल के एक और शाखा का जन्म हुआ जिसको कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? इसका प्रतिपादन किया कार्ल मार्क्स ने। कब? 1858 में। जबकि दुनिया उस समय किया, लेकिन दुनिया उस समय इसको एक्सेप्ट नहीं किया, उस समय लोग उतना एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन 1929 में जब अमेरिका में भयंकर मंदी आई, अमेरिका में भयंकर मंदी आई,
और उस मंदी से पूरा विश्व अर्थव्यवस्था ही हिल गया था। तब तक इकोनॉमी में अमेरिका का पकड़ हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जितने भी यूरोपीय देश है ये लोग कमजोर हो चुके थे। अमेरिका सबको हथियार बेच बेच के पूरा दुनिया का जो साम्राज्यवादी देशों का जितना धन था वो ले चुका था। जीतने के बाद वो जीत वाले देश में भी थे तो उसमें से भी उसको हिस्सा मिला। यानी प्रथम विश्व युद्ध में आपको जितने भी देश रहे यूरोपीय देश चाहे वो जीते या हारे नुकसान सब में रहा। अमेरिका इसमें बहुत मजे में रहा। पहले वो हथियार बेच के कमाया, हथियार बेच के कमाया, बाद में युद्ध में भी शामिल हुआ, जीत का भी हिस्सा लिया। क्योंकि वो दोनों ही विश्व युद्ध में वो बाद में युद्ध में शामिल हुआ, स्वाभाविक है उसका नुकसान भी कम ही रहेगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमी का जो केंद्र है तब तक क्या हो चुका था, अमेरिका बन चुका था। डॉलर के सोना के बदले मार्केट में डॉलर भी चालू हो चुका था। सोना के बदले मार्केट में डॉलर का सिस्टम चालू। असल में पहले क्या था कि डॉलर और सोना एक रेट में था, तो अमेरिका एक सुझाव दिया कि सोना के बदले ऐसा कीजिए कि आप लोग डॉलर से भी कर सकते हैं और उसको हम वैलिड देंगे। तो लोग क्या किया कि बहुत सारे देश सोना रखने लगा, कहा ठीक है डॉलर से ही व्यापार करो, सुरक्षा के लिए भी सही है। नतीजा क्या हुआ कि हम लोग पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी धीरे धीरे डॉलर पर डिपेंडेंट हो गया, जैसे आज भी है। तो ये यहां तक समझ गए। अब अर्थशास्त्र का जो प्रैक्टिकली रूप है, जो व्यवहारिक रूप है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप। अर्थशास्त्र का जो व्यवहारिक रूप है उसी को क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था। ये क्या है, अर्थव्यवस्था क्या हुआ, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप, इकोनॉमिक्स का व्यवहारिक प्रैक्टिकली फॉर्म। इसको ऐसे समझिए, जे.एन. किंग्स एक अर्थशास्त्री है। जब पूरी दुनिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पीछे पागल हो गई और जब भयंकर मंदी आया तो भयंकर मंदी का नुकसान उठाना पड़ा पूरी दुनिया को। उसके बाद जे एक अर्थशास्त्री है जे.एन. किंग्स, इन्होंने तब पहली बार एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत क्या दिया मंदी से निकलने का, कि राज्य क्या करे, वो मार्केट में कुछ अपने कोष से निकाल के, राज्य के पास जो फंड है इसको निकाल करके मार्केट को पुश करे। पुश कैसे करे, मान के चलिए ये बाजार है, ये एक जगह है, यहाँ 5 लोग हैं, यहाँ सारी सुविधा दुकान वगैरह सब कुछ है। मंदी कब आती है, जब वस्तुओं का बिक्री कम होता है तभी मंदी आएगी। अब ये बिक्री कम क्यों रहा है, ना तो इसके पास पैसा, ना इसके पास, ना इसके पास, इसके पास, क्योंकि ये पांचों के पास नहीं, तो यहाँ पे सब जो छोटे छोटे दुकान वगैरह है, मार्केट है, मार्केट भी रन नहीं हो रहा है। अब सरकार क्या किया, इन सबको अलग अलग तरह कहा कि जे.एन. किंग्स का ये पांचों को पैसा रुपया दे दीजिए अपने कोष से निकाल के, इसको 10 दे दीजिए, इसको 10 दे दीजिए, इसको 10, इसको 10, इसको 10। अब ये रुपया क्या करेगा, अब ये जैसे है, ये गया मिठाई का दुकान, मिठाई खरीद लिया, अब मिठाई वाले के पास ये रुपया चला गया, इकोनॉमी रन हुआ। मिठाई वाले को भी क्या था, बेचारे को कपड़े की जरूरत था, दुकान रन नहीं हो रहा था तो कपड़ा खरीद नहीं रहा था, ये चला गया कपड़ा का दुकान। फिर कपड़ा वाला भी क्या किया कि उनको भी, उस बेचारे को भी तबीयत खराब था, उसको भी दवाई का जरूरत था, वो चला गया दवाई दो। यानी कि एक ही व्यक्ति का रुपया क्या हो रहा है, मार्केट में रन हो रहा है। दिया एक को ही लेकिन वो रन हो रहा है, इकोनॉमिक
रनिंग में आ गई। यही चीज कहा गया, कहने का अर्थ जेनकिंस ने एक थ्योरी दिया इसी को, पुश द इकोनॉमी, इकोनॉमी को पुश करे, राज्य अपने फंड से इकोनॉमी को पुश करे इस अर्थव्यवस्था मंदी से निकलने के लिए। और वो थ्योरी आज भी चलता है। जैसे 2008 में भी मंदी आई, तो 2008 में जब मंदी आई तो सरकार एक योजना लाई मनरेगा। इसमें क्या किया गया, मजदूरों को रुपया दे दिया गया। अब मजदूर क्या करेगा, उसको मार्केट में खर्च किया, मजदूर भी खुश हो गया, और चूंकि वो रुपया मार्केट में खर्च किया गया तो उसका फायदा क्या हुआ कि मार्केट भी रनिंग में आ गए। अब हो सकता है, मान के भारत में क्या था कि यहाँ गरीबी ज्यादा थी, यहाँ पर उस वर्ग के लोग ज्यादा थे, तो हम लोग मनरेगा। अब मान के चलिए कोई ऐसा देश है जहां पर भी मंदी आई, लेकिन अब उस बेचारे के पास वहां क्या है कि वहां कोई मजदूर है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरब, लोकल तो वहां का कोई नहीं है। तो अब वो ये सिस्टम लाए कि हम अपने नागरिकों को मनरेगा जैसी मान के चलिए योजना देंगे, जहां आपको मिनिमम एक गारंटी मिलेगा ही मिलेगा कि साल में इतना दिन का मजदूरी मिलना ही है। कोई फायदा? अमेरिका में ये लाया जाए, कोई फायदा? वो जो योजना करे, वो जो मार्ग, वो जो इकोनॉमी को पुश करने के लिए जो वो अपना जो अपना फंड को रिलीज करेगी, धन का बहिर्गमन करेगी, तो वो अपने देश की स्थिति के अनुसार करेगी। यानी उसका सिद्धांत देखिए एक ही है जेनकिंस का, लेकिन व्यवहार करने का तरीका क्या हो रहा है, व्यवहार प्रैक्टिकली यूज करने का तरीका बदल गया। सिद्धांत एक ही है, लेकिन प्रैक्टिकली यूज करने का तरीका बदल गया। तो ये जो तरीका बदला, ये जो प्रैक्टिकली यूज करने का जो तरीका बदला, इसी को क्या कहते हैं, यही है अर्थव्यवस्था। ये जो हम लोग अलग अलग तरीके से जो प्रैक्टिकल किया जाता है, और वो जो व्यवहारिक अध्ययन होता है, वो ही जो अर्थशास्त्र का जो व्यवहारिक अध्ययन है प्रैक्टिकली, इसी को कहा जाता है अर्थव्यवस्था। अब जैसे देखिए फिर 2020 में फिर कोरोना आई, मंदी आई, लेकिन सरकार क्या कि मनरेगा जैसी योजना तो ऑलरेडी चल रहा था, तब यहाँ क्या किया, अलग तरीके से लाया, जैसे स्वामित्व योजना। इसमें क्या किया गया कि भाई आपको स्वनिधि योजना, जिसमें क्या किया गया कि आपको छोटे छोटे लोगों को 10-10 हजार का दिया गया कि आप लोग को लोन दिया जा रहा है, आप लोग छोटे छोटे बिजनेस फिर से शुरू करें। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन दिया गया कि चलो आप फिर से रिस्टार्ट करो। अब बड़ी कंपनी स्टार्ट होगी, रोजगार क्रिएट होगा, तो वो क्या होगा, लोगों को नौकरी में रखेगी, वो पैसा लोगों तक जाएगा। अब चूंकि लोगों को पैसा मिल रहा है तो वो मार्केट में खर्च करेगा, खर्च करेगा तो फिर मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, अन्य लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो देखिए थ्योरी तो एक ही है, लेकिन जो आज से दे दिए बहुत साल पहले, करीब 100 साल पहले जेम्स ने दे दिए, लेकिन इस थ्योरी का इन 100 सालों में दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीके से क्या हुआ, व्यवहारिक रूप में उपयोग किया गया। इसी को कहा जाता है अर्थव्यवस्था। यही है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर। ठीक है, यहां तक समझ गए? कोई डाउट? समझ गए सर। अब देखिए हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र के भाग। अर्थशास्त्र को दो भागों में पढ़ते हैं हम लोग। ज्यादा अर्थशास्त्र के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो समझ लीजिए। पहला होता है समष्टि, इसको कहते हैं मैक्रो। दूसरा होता है व्यष्टि, इसको कहते हैं माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो, ये दो भाग होता है। इसमें जो होता है, इसमें पूरे एक समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है, पूरे होल कंट्री। जब किसी चीज को पूरे एक बड़े स्तर पर, जब हम अर्थशास्त्र का ये वो भाग है जिसको बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है, जैसे बैंक, इसके अंतर्गत आएगा बैंक। ठीक है, इसका कौन आ गया, बैंक। ठीक है, इसके पिता का नाम है जॉन किन्स, जेनकिंस। ठीक है, इसमें कौन आ गया, जैसे कि बड़े स्तर का जो अर्थशास्त्र हो गया, जैसे बैंक हो गया। उसके बाद टैक्स, कर, यानी जो टैक्स देते हैं,
ये भी पूरा लेके चलता है। बजट, बजट भी बड़े स्तर पे होता है, पूरी आबादी को ही कवर करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें और आएगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ठीक है, नोट्स वो मिल जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, इसमें छोटे स्तर की बात किया जाता है, स्मॉल टाइप, स्मॉल लेवल, छोटे स्तर। ठीक है, छोटे स्तर में जैसे प्रति, जैसे देखिए इसमें राष्ट्रीय आय हो गया बड़े स्तर पर। ठीक इसका अपोजिट, इसका अपोजिट प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जो होता है हर एक व्यक्ति का, ये कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें आ जाता है आपको आय, आय भी जो होगा इसी में आ जाएगा। उसके बाद मांग एवं आपूर्ति, जो लोगों का डिमांड है, मांग एवं आपूर्ति यानी डिमांड एवं सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। तो जो डिमांड होता है सबका अलग, ये छोटे स्तर पर होता है। हर ये डिमांड जो होती है वो छोटे स्तर पर होता है, किसी का कुछ डिमांड है, किसी का कुछ डिमांड है, किसी क्षेत्र में कुछ डिमांड है, किसी में नहीं है। ठीक है, तो मांग एवं आपूर्ति इसमें आ जाता है। उसके बाद आपको और इसमें आएंगे, मांग एवं आपूर्ति हो गए, मांग का सिद्धांत हो गए। उसके बाद जो कीमत सिद्धांत होता है, ये सब आगे पढ़ेंगे। कीमत सिद्धांत, मांग सिद्धांत क्या है, ये सब आगे समझेंगे। ये सब इसके अंतर्गत आएगा। राजस्व जो होता है, राजस्व भी इन्हीं के अंतर्गत आता है, क्योंकि सब छोटे स्तर पर होती है। तो ये हो गया आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र, और ये हो गया जब बड़े स्तर की बात होती है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र से जो जुड़े लोग होते हैं उनको लगता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के लोग ज्यादा बेटर है। समष्टि अर्थशास्त्र वाले सोचते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वाले ज्यादा। एग्जाम्पल के लिए आम लोगों को लगता है कि सरकार की इनकम बहुत अच्छा है, हम ही लोग का दिक्कत है। सरकार सोचती है कि भाई सरकार का राजस्व तो घाटे में जा रहा है, आम लोगों को ही इनकम बढ़िया अच्छा है, इतना सब्सिडी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो वो लोग ज्यादा खुशहाल होंगे। वास्तविकता क्या है कि दोनों का आपस में संबंध है। अगर प्रति व्यक्ति आय अच्छा है तो स्वाभाविक है नेशनल इनकम अच्छा रहेगा, नेशनल इनकम अच्छा है तो स्वाभाविक है कि प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी होगी। दोनों का एक दूसरे से संबंध है। यानी कहने का मतलब यही है कि घर में ऐसा होता है कि घर में सभी लोगों की एक भूमिका है, लेकिन कुछ लोग, अब एक कोई सोच रहा है कि नहीं उसी का चलता है। जैसे घर में गार्जियन सोचते हैं बच्चे ही आराम से जी रहे हैं, उसको कोई टेंशन नहीं है, और बच्चे सोचते हैं गार्जियन मेरा ज्यादा बेटर है, हमको उनको हमसे पूछना नहीं पड़ता, हमको उनसे पूछना पड़ता है। वास्तव में दोनों का एक दूसरे की आवश्यकता है, जरूरत है। बिल्कुल यही चीज हो जाता है समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी में। ठीक है, यहां तक समझे? यहां तक समझ गए? कोई सवाल? आवाज जा रही है मेरी? आवाज जा रही है मेरी? हेलो? जी सर। बोल नहीं रहे थे आप? समझ गए सर। समझ गए ना? तो जी। अब है हम लोगों का अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। जैसे सुनते हैं ना कि हम सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोई बोलता है हम इंडस्ट्रियल सेक्टर से, औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई बोलता है हम प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सब है। लेकिन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से पहले हम लोग इकोनॉमी का दो टर्म्स पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र हैं। ठीक है, जनरली पुराने इकोनॉमी का जब अगर किसी के पास नोटबुक है तो उनमें आपको मिलेगा 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, प्राइमरी, इंडस्ट्रियल, सर्विस।
यही 3 सेक्टर है। लेकिन जैसे हम पहले ही बोल चुके, इकोनॉमी के एक लाइफ सब्जेक्ट, ये समय के अनुसार, लोगों की मेंटेलिटी के अनुसार, उसके जीवन ढंग के अनुसार चेंज होता है। तो आज जो चेंजिंग हुए हैं, लोगों में चेंजिंग हुए, जैसे आज से 40 साल पहले ऑनलाइन पढ़ाई नहीं थी, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर नहीं होता था। ऑनलाइन आज से कोई 40 साल पहले, कोई छोड़िए 40 साल बहुत दूर पर हम जा रहे हैं, 10 साल पहले जाते हैं। 10 साल 12 साल पहले कुछ ही लोगों को पता होता था कि यूट्यूब से भी हम लोग पैसा रुपया कमा सकते हैं इंडिया में। हम इंडिया की बात कर रहे हैं। 20 साल पहले चलते हैं, मोबाइल फोन किन्हीं लोगों के पास होता था, जिसमें कि ना कैमरा का व्यवस्था होता था, ना गैलरी की व्यवस्था। सिर्फ आप बात कर रहे हैं, बहुत कम लोगों के पास कैमरा वाला फोन होता था। वो तो भला हो चाइना का कि कुछ दिन के बाद जो है बेचारा, उसको उधर से चाइनीज सब आने लगा, तो कुछ कम बजट वाले लोगों का भी वो गाना और फोटो कैमरा वाला शौक पूरा होने लगा। अगर आज से कुछ साल पहले जाए, उस समय मोबाइल सिर्फ क्या था, केवल एक एंटरटेनमेंट का वस्तु था। आपके पास क्या है, मोबाइल है, तो चलिए ठीक है, लोगों को लग रहा है कि मोबाइल रख रहा है, यानी कि इतना तो है कि रिचार्ज करने के योग्य कमा लेता है। कुछ लोग मोबाइल भी रखते थे, लेकिन रिचार्ज नहीं रहता था, बेचारा मिस कॉल मारता था, उसके बाद फिर जो है वेट करता था, 2 मिस कॉल मारता था, 3 मिस कॉल, कॉल नहीं आता था, कॉल बैक, तो बेचारा कॉल करके बोलता था, तो कॉल क्यों नहीं कर रहे थे, अभी से इतना मिस कॉल मार रहे हैं। उस समय तक कोई सोचा भी नहीं था कि मोबाइल कभी इनकम का एक रास्ता बनेगा, और आज मोबाइल से ऑफिसर तक बन जाते हैं पढ़ाई कर करके। आज जो यूट्यूब के माध्यम से या फिर किसी वेबसाइट एप्लीकेशन के माध्यम से जो ग्रामीण या दूर दराज या जो जॉबेड लोग हैं, वो लोग इजीली जो पढ़ाई कर पा रहे हैं और अपने जो उनको चाहिए वो पूरा कर पा रहे हैं, और जो पढ़ा रहे हैं उनको भी एक इनकम हो रहा है, उनको एक वर्क जॉब मिल रहा है। ये चीज आज से 20 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं किया। कुछ साल पहले तक था कि हाँ आप अच्छे चलो करो, यूट्यूब से कुछ एड उड में आ जाएगा। अब देखिए कितना सिस्टम बन गया, मोबाइल से ही सब कुछ हो रहा है। तो ये सब जो चीजें चेंज हुई, तो स्वाभाविक है इसी के कारण से क्या हुआ कि इकोनॉमी में भी कुछ नए क्षेत्र, 2 नए क्षेत्र जुड़ गए, चतुर्थक क्षेत्र, पंचम क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, 5 गो जुड़ गए। अभी ये 2 जो है, ये 2 बाद में जुड़े हैं। ये अभी पुराने वाले अगर आप बुक नोट देखेंगे, देखिए जो मेन 3 है, अगर इकोनॉमी का मेन 3 पिलर ये ही है आज भी, बस ये जुड़ गए हैं। ठीक है, अब है कि इसमें जो है, इसमें ये जो प्लस जुड़े हैं, इनके बारे में अब हम लोग कल के क्लास में लेंगे। ठीक है, इनको अभी नहीं बताएंगे, अभी कुछ और बता रहे हैं, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाएगा और आज हम लंबा क्लास के मूड में है नहीं। तो अभी हम कुछ और बता रहे हैं जो इससे पहले जानने का जरूरत भी है जानने का, फिर इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। 5 क्षेत्र होता है, और इनका नोट्स आप लोग, इनके बारे में आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा। इनके बारे में ये जो 5 क्षेत्र बोले, इनमें रिसर्च कर लेना है, इसलिए आज बताए। बाकी इसके बारे में पढ़ेंगे कल। आज अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को जो अंतिम टर्म्स है आज का, आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक विकास, दोनों में अंतर। इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, ये 2 टर्म्स पेपर में नेताओं के द्वारा और सरकार के भाषणों में भी अक्सर आप सुनते होंगे, खासकर बजट में ये 2 शब्द आते हैं।
आम आदमी दोनों को एक ही चीज मानता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। आर्थिक संवृद्धि से मतलब है परिणात्मक विकास, परिणात्मक परिवर्तन। परिणात्मक परिवर्तन क्या है समझिए। मेरे पास 10 रुपया है, हम उसको अकाउंट में बैंक में डाल दिए हैं, बैंक उसको इंटरेस्ट के साथ 12 रुपया कर दिया। ये हो गया मेरा परिणात्मक परिवर्तन, 10 से 12 हो गया। ठीक है। आर्थिक विकास क्या होता है, ये जो है ये हो गया क्वांटिटी चेंजिंग, ये क्वांटिटी से रिलेटेड है। ये है परिणात्मक, परिणात्मक तो होना ही चाहिए, प्लस गुणात्मक। ठीक है। क्वांटिटी, ये क्वांटिटी से भी संबंध रखता है और क्वालिटी से भी। अब इसका अंतर क्या है समझ लीजिए। मेरे पास 10 रुपया है, हम उसका क्या किए, हम उस 10 रुपये से 5 रुपये का कहीं पे एक जमीन खरीद लिया। ठीक है। 5 रुपये का क्या किए, हम उस जमीन पे अपना कोई एक स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया है। 10 रुपया। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, पर मंथ 2 रुपया कमा रहे हैं। हम इससे पर मंथ 2 रुपया कमा रहे हैं, यानी कि हमको देखिए कमाई भी 2 रुपया किया है, ये भी 10 से इसको 12 ही 2 रुपया ही इसको कमाई हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, हमको यहाँ भी 2 रुपया, लेकिन दोनों में एक अंतर है। यहाँ पर इनके पास जमीन आ गया, 5 रुपये का जमीन फिक्स है। हो सकता है कि ये जमीन 10 साल के बाद फिक्स हो जाए कि इस जमीन 5 की जगह ये 20 का बन जाए, 50 का बन जाए। ये जैसे का तैसे, ये 10 का 12 होगा, बहुत होगा 14 होगा, 16 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन ये इसका फिक्स है। मान के चलिए कल बेचारे का स्टार्टअप फेल हो गया, फिर भी इसके पास एक जमीन है, यानी कि 2 रुपया तो इनकम हो ही रहा है, साथ में जमीन है। इसका सिर्फ बढ़ रहा, हो सकता है ये 10 की जगह इसको इंटरेस्ट 4 भी मिल रहा हो, लेकिन फिर भी ये इसकी तुलना में ये क्या हो, इसका सिर्फ परिणात्मक परिवर्तन हो रहा है, इसका परिणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन हो रहा है। अब ये क्या कर रहा है, आज इसका छोटा सा स्टार्टअप है, कल इस यही स्टार्टअप बड़ा हो गया, ये 5 रुपया का स्टार्टअप 20 रुपया का बन गया। अब ये 4 लोगों को रोजगार दे रहा है, ये 4 लोगों को रोजगार दे रहा है। अब जो वो रोजगार दे रहा है तो 4 लोगों का से उसका घर चल रहा है, 4 लोग उससे जुड़ा रहा, इनका एक सर्कल बना। इनके पास रुपया ज्यादा हो सकता है, लेकिन शायद लोग मिल जाए मुश्किल है, लेकिन इनके पास रुपया नहीं भी है, लेकिन इनके पास क्या, 4 लोगों का समूह, 4 अलग अलग फील्ड के इनके पास कनेक्शन बना हुआ है। तो यही हुआ परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन में अंतर। यानी किसी देश का इकोनॉमी 1 लाख का है, अब उसको 5 लाख का बजट पहुंच गया, वो हो गया परिणाम। लेकिन 5 लाख तक जाते जाते आपका जीडीपी और भी चीजें चेंज होनी चाहिए, जैसे आपका साक्षरता दर बदलना चाहिए, आपकी सड़क व्यवस्था बदलनी चाहिए, आपका जो स्वास्थ्य लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं है वहां तक बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा ना हो कि हम दिखाने को तो दिखा रहे हैं कि हाँ चलो भाई बहुत आगे जा रहे हैं, बजट में हम दिखा रहे हैं, लेकिन जमीन में आ रहे हैं तो फिर वही समस्या। समस्या कहने का अर्थ यही होता है कि आपका परिणात्मक के साथ गुणा, यानी कि लोगों का जो बुनियादी जरूरत है, जब वहां तक भी आपकी कैपिटल के साथ साथ वहां तक भी पहुंच बढ़ रहा है, यानी एक व्यक्ति के पास रुपया बहुत कमाया, लेकिन पता चला कि नहीं कहते, लोग कहते भी नहीं बच्चा तो बहुत कमाया तो बहुत, लेकिन अपने बाल बच्चा को ना अच्छा शिक्षा दे पाया, ना अच्छा संस्कार दे पाया, ना अच्छा सर्कल दे पाया। वही चीज हुआ, यानी कि वो इकोनॉमिकल ग्रोथ तो किया बट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं। अब कोई कहता ना वो रुपया कम ही कमाया, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाया, अच्छा डिसिप्लिन दिया, अच्छे सर्कल दिया, ये हुआ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो ये चीज को समझने की जरूरत है, इकोनॉमी में यही चीज को समझने की जरूरत बहुत। ये दो शब्द ऐसे हैं जो अक्सर मिलेंगे, लोग इसको एक समझता है, लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर है। अगर आपकी सरकार कह रही है कि आप आर्थिक समृद्धि में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यानी कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन भविष्य आपका उतना सिक्योर नहीं है। और यही अगर हम लोग आर्थिक विकास में आगे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कब मानेंगे, जब आप लोगों को
इनकम के साथ साथ जो उनकी बुनियादी सुविधा है, यानी कि अब हमारे पास बहुत अच्छा, बहुत दौलत, इतना कि चाहे 10 गाड़ी खरीद लें, लेकिन बीमार पड़े तो पता चला कि अब सड़क ही अच्छी नहीं है कि हम उस गाड़ी से जा सके। यही होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो यहां तक समझ गए? यहां तक कोई क्वेश्चन? नो सर, समझ गए। चलिए आज हम यहीं रख रहे हैं, यहीं तक इसको समाप्त कर रहे हैं। कल हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ेंगे और फिर आगे का भी पढ़ेंगे। ठीक है, इनका नोट्स पढ़ लीजिएगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का। और इसका जो है नोट्स इसमें डाल दिया जाएगा वेबसाइट में। और बाकी कल से हम लोग पॉलिटी इकोनॉमी दोनों को लेके चलने का कोशिश करेंगे। अब वो जैसा भी होगा बता दिया जाएगा, या तो 3D पॉलिटी लेंगे, 3D इकोनॉमी, या फिर दोनों ही लेके चलेंगे, जैसा भी हो। बस फास्ट नहीं चलना है, दोनों में जो भी होगा बता दिया जाएगा। ठीक है।